तो चैप्टर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो बेसिक मार्केट टर्मिनोलॉजी दी गई है, इसके हेल्प से आगे के चैप्टर समझने में अपने को बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज़ ये मत समझिएगा कि ये चैप्टर इजी है तो इसको स्किप कर दें, या नंबर्स इसका वेटेज कम है, 5 नंबर्स के ही है। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में अपना नॉलेज को प्रो लेवल पे तो ले जाता ही है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज जो अपने को नहीं है मार्केट में, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। ठीक है। तो अभी अपन पढ़ेंगे वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट एंड देयर एक्टिविटी। तो मार्केट में कौन कौन होते हैं? बायर, सेलर एंड वेरियस इंटरमीडियरी बिटवीन द बायर एंड सेलर। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, उसके बीच में कौन होता है? तो आज अपने को समझ में आएगा क्या चीजें हैं। एक होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन ट्रांजैक्ट इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। ठीक है। ऐसी सिक्योरिटीज जो इशूड है, जो लिस्टेड है, उस पे उसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? एनएससी, बीएससी एंड एमएसईआई आर नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज नेशनल वाइड नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन आएंगे, इसके अलावा चौथा ऑप्शन भी दे सकता है। ट्रेडिंग हैपन ऑन दिस एक्सचेंज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल विच फीचर एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग। ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल होता है। स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो अपॉइंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास क्लियरिंग यानी कि, और सेटलमेंट यानी कि किसी से शेयर्स खरीदना, किसी से शेयर्स लेना, उसको पैसे देना, और जिन्होंने बाय किया है उनको शेयर्स प्रोवाइड करना और उनके पैसे को क्लियर करना। ठीक है। एंड क्लियरिंग बैंक्स। तो क्लियरिंग बैंक्स भी होते हैं दैट मैनेज फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट दैट अराइज आउट ऑफ देस फंड। तो क्लियरिंग बैंक्स भी होते हैं। ठीक है। फिर होता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। डिपॉजिटरीज आर इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड सिक्योरिटीज, जिनके पास अपनी सिक्योरिटीज जमा होती है या होल्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड यूनिट ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक होल्ड। ठीक है। ये होल्ड रखते हैं हमारे, इनके पास जमा होती है। इन्वेस्टर ओपन अकाउंट विद डिपॉजिटरी थ्रू रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। दे आल्सो प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी हेल्ड बाय डीमेट फॉर्म। तो करंटली दो हैं अपने यहाँ। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल, ये लिस्टेड भी है मार्केट में, आप लोगों को पता होगा। सेकंड है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड, एनएसडीएल। ये दोनों का कई बार फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट क्या होते हैं? इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेस विद इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट इनेबल इन्वेस्टर टू होल्ड एंड ट्रांजेक्ट in security in demat form, while the investor level account in security are held and maintained by the DP। ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या जिसको डीपी बोलते हैं, इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछता है, आर अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी विथ अप्रूवल ऑफ सेबी। इसको अपॉइंट कौन करता है? डिपॉजिटरी के द्वारा, लेकिन अप्रूवल किसका लगता है? सेबी का। ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया विद अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस, एनबीएफसी एंड रजिस्टर्ड टू एन इशूअर शेयर ट्रांसफर एजेंट कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब बाय द सेबी कैन बी रजिस्टर्ड एज डीपी। तो कौन कौन बन सकता है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स। ठीक है। लेकिन फॉरेन बैंक्स विथ अप्रूवल बाई आरबीआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, ये सब डीपी बन सकते हैं, लेकिन उनको सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई फॉर्मेट्स में या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होगा, तब आप डीपी बन सकते हो। ठीक है। फिर होता है ट्रेडिंग मेंबर्स। अब ट्रेडिंग मेंबर्स क्या है? अपने को तो पता है, हाँ, ट्रेडिंग मेंबर्स भी होता है। जो स्टॉक ब्रोकर आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उनको बोलते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स।
They facilitate buy and sell transaction of investor on stock exchange. All secondary market transaction of stock exchange have been essential conduct through registered broker of the stock exchange. ट्रेडिंग मेंबर कैन बी इंडिविजुअल, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर कौन होते हैं? इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकता है, हु आर परमिटेड टू बिकम मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है। कौन बन सकता है ट्रेडिंग मेंबर? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी एंड हु आर परमिटेड टू बिकम मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपको जो भी मिनिमम फुलफिलमेंट क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करना होगा। फिर होता है ऑथराइज पर्सन, एपी is any person, individual, partnership firm, LLP or body corporate who is appointed by stockbroker or trading member as an agent to reach out to the investor scattered across the country. A stockbroker may appoint one or more authorized person after obtaining specific prior approval from stock exchange concerned for each such person. The approval as well as appointment of authorized person is for specific segment of exchange। ठीक है। एपी यानी जो ब्रोकर के सब ब्रोकर्स होते हैं और सब ब्रोकर्स के भी मेंबर्स होते हैं वो। ठीक है। सेबी हैज अर्लियर अलाउ स्प्रेड ऑफ सब ब्रोकिंगशिप एज वेल एज एपी नेटवर्क टू एक्सपेंड ब्रोकर नेटवर्क, लेकिन 2018 से डिसाइडेड दैट सब ब्रोकर एज अ इंटरमीडिएरी सेल सीज टू एग्जिट विद इफेक्ट फ्रॉम 2019। ऑल एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर वुड माइग्रेट टू बिकम एपी और ट्रेडिंग मेंबर if sub broker meet the eligibility criteria prescribed under stock exchange by law, सेबी रेगुलेशन और by compiling with regulations। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार इससे आता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट अब यहां से शुरू होता है। इसको बोलते हैं कस्टोडियंस। यहां से क्वेश्चन आता ही है, कस्टोडियन क्या होता है, कौन होता है? अ कस्टोडियन इज द एंटिटी दैट इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग फंड एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स लार्ज क्लाइंट। ठीक है। Typically, institutions such as banks, insurance company, and foreign portfolio investor, besides safeguarding security, a custodian also settle transaction in these securities and keep track of corporate action on behalf of its client। ठीक है। कस्टोडियन कौन होता है? जो कि फंड को होल्ड करता है और सिक्योरिटीज को अपने लार्ज क्लाइंट के, बड़े क्लाइंट्स के। तो ऐसे क्लाइंट कौन होते हैं? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सेफ गार्डिंग के अलावा कस्टोडियन क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन भी करते हैं, सेटल करते हैं ट्रांजेक्शन, और कॉर्पोरेट एक्शन भी जो होते हैं उसको भी ट्रैक करते हैं। ठीक है। कस्टोडियंस यानी कि बड़े क्लाइंट्स के जो भी सिक्योरिटीज उनके पास है, ठीक है, बड़े क्लाइंट्स यानी कि बैंक्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनके पास जितने भी सिक्योरिटीज हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके फंड को होल्ड करने की जिम्मेदारी कस्टोडियन की होती है। ठीक है। ट्रांजेक्शन को सेटल कराना और कॉर्पोरेट एक्शन जैसे राइट इश्यू, डिविडेंड, ठीक है, स्प्लिट और बोनस, ये सबको भी ट्रैक करना। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? कस्टोडियन याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटीज एंड फंड अकाउंट, कस्टोडियन का काम अपने क्लाइंट की सिक्योरिटीज और फंड अकाउंट को मेंटेन करना। बेनिफिट और राइट एक्यूरिंग टू क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड। ठीक है। बेनिफिट एंड राइट दोनों को सेफ रखना। कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म ऑन ऑफ द एक्शन टेकन और टू बी टेकन टू देयर पोर्टफोलियो। ऐसा कोई भी एक्शन अगर आप पोर्टफोलियो में ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना, ये कस्टोडियंस के काम है। प्लीज क्लियर रखिएगा, कस्टोडियंस है ना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? Clearing corporation play an important role in safeguarding the interest of investor in the securities market. Clearing agency ensure that member on the stock exchange meet their obligation to deliver fund or securities. These agency act as legal counterparty to all trade and guarantee settlement of all transaction on the stock exchange। जो भी ट्रांजेक्शन और डिलीवरी फंड की और सिक्योरिटीज की कौन इंश्योर करता है?
क्लियरिंग एजेंसीज, ठीक है, ये लीगल काउंटर पार्टी होते हैं, एक्ट एज अ लीगल काउंटर पार्टी, और ट्रेड एंड सेटलमेंट की गारंटी यही देते हैं, ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और ये या तो ये होते हैं, इट कैन बी पार्ट ऑफ अ एक्सचेंज और सेपरेट एंटाइटीज, प्लीज इसको याद रखिएगा। ओके। फिर होता है क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग बैंक act as an important intermediary between clearing members and the clearing corporations. Every clearing member need to maintain a अकाउंट विथ क्लियरिंग बैंक। जो भी क्लियरिंग बैंक है वहां पे जितने भी क्लियरिंग मेंबर्स होंगे उनको अपने अकाउंट को मेंटेन करना है। इट इज द क्लियरिंग मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट फंड आर अवेलेबल इन इट्स अकाउंट। तो क्लियरिंग मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, जिससे जो भी उनके ऑब्लिगेशंस है, चाहे उनको फंड देना हो या चाहे फंड लेना हो, वो आसानी से ऑब्लिगेशन हो पाए, ठीक है। इन केस ऑफ पे आउट क्लियरिंग मेंबर रिसीव द अमाउंट, और पे आउट डे में उनको पैसे मिलेंगे, और पे इन करना है तो उनको पैसे देना पड़ेगा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। फिर होता है मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक आर एंटाइटी रजिस्टर्ड विद सेबी, एक्ट एज अ इशू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और लीड मैनेजर। दे हेल्प एन इशू एक्सेस द सिक्योरिटी मार्केट विद इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। They are single point contact for issuer during a new issue of security. They evaluate the capital need of issuer, structure and appropriate instrument, get involving pricing the instrument, and manage the entire issue process until the securities are issued and listed on stock exchange. तो मर्चेंट बैंकर का क्या काम होता है? जो आईपीओ अपने मार्केट्स में आते हैं, ठीक है, तो कैपिटल की नीड है किसी को, इशूअर्स को, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, प्राइसिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्टॉक में लिस्टेड कब होगा, इशू कब होगा, सबकी जिम्मेदारी मर्चेंट बैंक की होती है। और ये इंगेज और कोऑर्डिनेट भी करते हैं किसके साथ? रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंकर्स, अंडर राइटर एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑन इन मैनेजिंग द इशू प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट बैंक से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, इसलिए थोड़ा सा फोकस रखिएगा। और ये सब जितने भी अपन वर्ड्स यूज कर रहे हैं, अंडर राइटर, मैं मर्चेंट बैंकर्स, क्लियरिंग बैंक्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कस्टोडियंस, ये रिपीट होते रहेगा। अंडर राइटर कौन होते हैं? Underwriter are intermediary in primary market who undertake to subscribe any portion of public offer of security which may not be bought by the investors. आईपीओ आता है तो कई बार क्या होता है कि पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स नहीं लेते हैं या पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं होता है। दे सर्व एज इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्राइमरी मार्केट प्रोवाइडिंग द इशूअर द कंफर्ट इफ सिक्योरिटी बीइंग ऑफर्ड टू पब्लिक डू नॉट एलिक इन डिजायर्ड डिमांड। तो अंडर राइटर क्या करते हैं? विल स्टेप एंड बाय द सिक्योरिटी। अंडर राइटर मेक देयर कमिटमेंट एट इनिशियल स्टेज ऑफ द आईपीओ, इट इज कॉल्ड हार्ड अंडर राइटिंग, ठीक है। इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीओ में अगर अंडर राइटर अपनी कमिटमेंट देते हैं कि हम सभी को बाय करेंगे तो उसको बोलते हैं हार्ड अंडर राइटिंग, ठीक है। और सॉफ्ट अंडर राइटिंग क्या होता है? जब प्राइस डिसाइड हो जाता है आईपीओ का, उसके बाद जब वो कमिटमेंट देते हैं तो सॉफ्ट अंडर राइटिंग बोलते हैं। The share that devolve are usually placed with the other financial institution, thereby limiting the risk to the underwriters. Soft underwriting also come with clause that provide the option to exit from the commitment in the event of certain event occurring, ठीक है। तो हार्ड अंडर राइटर्स एंड सॉफ्ट अंडर राइटर्स आपको समझ में आया? नो? ओके, क्या नहीं समझ में आया इसमें? ठीक है, अपन फिर से देखते हैं। अंडर राइटर क्या होता है? ओके, अंडर राइटर क्या होता है? जब कोई भी आईपीओ मार्केट में आता है और उस आईपीओ को इन्वेस्टर उतने इंटरेस्ट से नहीं लेते हैं और वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? अंडर राइटर क्या करते हैं? आते हैं और वो सिक्योरिटीज को बाय करते हैं। बाय करते हैं कैसे? अगर
इनिशियल स्टेज आईपीओ का है, और अंडर राइटर उस समय कमिटमेंट देते हैं कि मैं तुम्हारे आईपीओ को पूरी तरीके से बाय करूंगा, तो उसको हार्ड अंडर राइटिंग बोलते हैं। और जब आईपीओ का प्राइस डिसाइड हो जाता है, फाइनल प्राइस जिसमें वो लिस्ट होने वाला है, उसके बाद अगर कोई अपना कमिटमेंट देता है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट अंडर राइटिंग। ठीक है। द शेयर डेट डिवॉल्व आर यूजली प्लेस विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देयर बाई लिमिटिंग द रिस्क टू अंडर राइटर्स। ठीक है। तो अंडर राइटर्स तो खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन एग्जिट करने का भी प्रोवाइड करना पड़ता है। आप ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कि आपने बाय तो कर लिया, लेकिन अगर कुछ खराब स्थिति आई तो उनको एग्जिट करने का भी कोई ना कोई ऐसा अवसर मिल देना पड़ेगा इशूअर्स को, या जो भी मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको। ठीक है। क्लियर सर? ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब चीजें क्या है, थियोरेटिकली किसी को नहीं पता होती। ओके। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इज एंटाइटी स्टेबलाइज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया डेट प्रपोज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए। देश इंटरनेशनल इन्वेस्टर मस्ट रजिस्टर विद रेगुलेटर। अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज सेबी के साथ, कि आपको पार्टिसिपेट करना है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। ठीक है। पी नोट्स क्या होता है, इसको याद रखिएगा। पार्टिसिपेंट नोट्स क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसी इन्वेस्टर्स हु विश टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ। ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर जो खुद को सेबी के साथ रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए पी नोट पार्टिसिपेंट इशू किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। ये पूछता है कई बार। समझ में आया पी नोट क्या होता है? पी नोट पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका नहीं है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा आपको कोई बता के तो नहीं आते। जो एफपीआईज होते हैं, जो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, वो कहलाते हैं एफपीआई। ठीक है, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। लेकिन पी नोट्स इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। तो एफपीआई ऐसे लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते। ठीक है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड तो आप लोगों को पता होगा। म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनल मैनेज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो ये भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट्स के बिहाफ में। जैसे ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट द पूल मनी इन स्टॉक्स। या तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है पूरा, बॉन्ड्स में भी होता है, अदर सिक्योरिटीज में भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम विच इज स्टेटेड अप फ्रंट। उसमें कौन होता है? एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर के साथ पूरी रिसर्च टीम होती है, जस्ट लाइक अ रिसर्च एनालिस्ट, जो ऑल मेजर डिसीजन लेते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। और इनका एक वेटेज होता है परसेंटेज की, इतना ही परसेंट आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। और म्यूचुअल फंड के से क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है म्यूचुअल फंड में, जिससे इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। पैसे, ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में लोग पैसे नहीं डुबाते, उसमें भी डूबता है लेकिन कम डूबता है, लेस। ठीक है। फिर इंश्योरेंस कंपनीज। अब जैसा भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो उसके अनुसार वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसको
स्टॉक मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एंड अदर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, दोनों टाइप की कंपनी जिनके पास बहुत पैसा होता है, LIC, SBI लाइफ, अदर्स कंपनीज, इनके पास जितने पैसे आते हैं क्लाइंट से, ये सब इनमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इनकी भी बहुत अच्छी टीम रहती है, ऐसा नहीं आंख मूंद के गए सुबह और खरीद लिया इन्होंने। फिर होता है एक पेंशन फंड। पेंशन फंड established to facilitate and organize the investment of retirement fund contributed by the employee and employer, even only the employee in some case। तो पेंशन फंड में क्या होता है, जो फंड है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयज के द्वारा और एम्प्लॉयर्स के द्वारा, दोनों के द्वारा। लेकिन कुछ केसेस में केवल एम्प्लॉयज ही कंट्रीब्यूट करते हैं। द पेंशन फंड इज कॉमन असेट पूल मीन टू जनरेट स्टेबल ग्रोथ ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है। पेंशन फंड आर कॉमनली रन बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फॉर कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय। ठीक है। लेकिन कुछ जो बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, लार्जर कॉरपोरेशन, वो अपना पेंशन फंड इन हाउस चलाते हैं ना, अपने खुद का रहता है। ठीक है। बड़ी कंपनी जो होती है अपना खुद का पेंशन, जिनके पास इतने एम्प्लॉयज हैं, तो काहे दूसरी जगह जाना, अपना ही चलाते हैं। फिर होता है वेंचर कैपिटल। ये याद रखिएगा, वेंचर कैपिटल से भी क्वेश्चंस आते हैं। वेंचर कैपिटल फंड रिफर टू पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड, बट विद मैंडेट टू इन्वेस्ट मनी इन एंटरप्राइजेस दैट आर इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा फंड होता है वेंचर कैपिटल फंड। ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड होता है लेकिन ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहां पे अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें पोटेंशियल पोटेंशियल तो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, लेकिन इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो दिख रहा है लेकिन कई बार क्या होता है, फेल भी हो जाता है। तो हायर रिस्क ऑफ फेल्यूलर। लेकिन अगर सक्सेस हुआ तो 10 टाइम, 20 टाइम, 1000 टाइम भी पैसे लोगों के बनते बनते हैं। ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट ब्रिंग मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्ट एज वेल एज विल कैपिटल टू देयर इन्वेस्टिंग कंपनी। तो इनके पास मैनेजर्स भी होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट भी होते हैं, जो उनको बताते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड इन अ टर्म ऑफ डिफाइंड फंडिंग अवेलेबल टू कंपनी इन द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन और बाई आउट। इन्वेस्टी कंपनी में भी प्राइवेट हेल्ड एंड पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। द टर्म प्राइवेट इक्विटी इंक्लूड वेंचर कैपिटल फर्म। द मनी इन द फंड इज कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। ठीक है। एंड इन्वेस्टेड एंड मैनेज बाय जनरल पार्टनर्स। यस। डिफरेंस क्या है दोनों में, एक है वेंचर कैपिटल, टोटली इसमें आपको, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड के द्वारा। और प्राइवेट इक्विटी फर्म में ऐसी कंपनीज होती है जो अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ या एक्सपेंशन में कंपनीज को फंड प्रोवाइड करती है, लेकिन ये प्राइवेट होते हैं ना। इन्वेस्टी कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, जैसे कई कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे महिंद्रा, टाटा और रिलायंस का नहीं पता, ये सब क्या करते हैं, जो इनिशियल स्टेज की कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। ये एक टाइप से वेंचर कैपिटल फर्म ही होता है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेट इक्विटीज का होता है। लिमिटेड पार्टनर्स, देखिए इसमें जो फंड्स कंट्रीब्यूट किए जाते हैं वो होते हैं लिमिटेड पार्टनर, इन्वेस्टेड एंड मैनेज बाय जनरल पार्टनर्स। ठीक है। इसमें पार्टनर्स होते हैं, एक तरीके से वो पैसे लगा रहे हैं लेकिन वो पार्टनर्स भी होते हैं। ये भी वेंचर कैपिटल्स की तरह होता है लेकिन इसमें पार्टनर्स बनते हैं, वो डायरेक्ट पैसे लगाते हैं। बड़ी कंपनीज होती, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज। अब हेज फंड क्या होता है नेक्स्ट। A hedge fund is the investment vehicle that pool capital from number of investors and invest across the assets, across the product, across the geography। हेज फंड में क्या होता है, कोई भी असेट्स में पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स में, और कहीं भी कर सकते हैं, कहीं देश विदेश कहीं भी। देश फंड मैनेजर जनरली हैव वेरी वाइड मैंडेट टू जनरेट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। दे हंट फॉर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी फॉर द इन्वेस्टर वेयर पॉसिबल।
जहां उनको पॉसिबिलिटी दिखेगी वहां वो पैसे लगाएंगे। इंडिया में दिखेगा इंडिया में, चाइना में दिखा चाइना में, कोई से भी प्रोडक्ट में लगा सकते हैं, और कोई भी एसेट्स हो सकता है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि हैज फंड, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हैज हो। जैसे हैजिंग फंड की बात होती है ना, जिसमें अपन बाय कर लेते हैं और अपना रिस्क को बचाने के लिए उसको हैज करते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म्स, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, कई बार यहाँ से आता है। These are private pool investment scheme that invest in various assets such as real estate, private company, commodities, and such other alternative investments. These alternative typically call all other excluding listed equities, fixed income instrument and fixed deposit, collective investment scheme, and investment platforms, mutual fund, NPS, insurance. तो AIF को डिफाइन किस में किया गया है? डिफाइन रेगुलेशन 2A121B ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है कैटेगरी वन, दिस रिफर टू AIF विच इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप एंड अर्ली स्टेज वेंचर। तो कैटेगरी वन AIF में ये कंपनीज आती है, या SME इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टार्टअप में है। दिस इंक्लूड वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड, सोशल वेंचर फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये कैटेगरी वन में आते हैं। कैटेगरी टू में आते हैं दैट यूज कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग यूज ऑफ लीवरेज एंड डेरिवेटिव। तो कैटेगरी थ्री में आते हैं ये, सॉरी, ये कैटेगरी थ्री में आते हैं। तो इसके टाइप्स हो गए हेज फंड, पाइप फंड्स, ठीक है। कैटेगरी टू है विच डू नॉट फॉल इन कैटेगरी वन एंड थ्री, विच डू नॉट अंडरटेक लीवरेज एंड बोरोइंग, आर कैटेगराइज अंडर कैटेगरी ऑफ टू, ठीक है। Various type of funds such as real estate, private equity, fund of distressed assets are registered as category 2. ओके, तो इसको पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल है, इसमें से भी एक एक क्वेश्चन आ सकता है। जनरली मैंने तो नहीं दिखाया आया हो, लेकिन आजकल एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा एग्जाम्स का, ठीक है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विद इन्वेस्टर्स to help them decide on asset allocation and make choice of investment based on assessment of their need, time horizon, return and expectation and ability to bear risk, ठीक है। They may also be involved in creating financial plan for investor where they help investor define their financial goals and propose appropriate saving and investment strategy to meet these goals. तो किस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या होता है? अपने क्लाइंट्स को असेट्स एलोकेशंस के बारे में बताना कि आपको कब पैसे की जरूरत है, कितना रिस्क आप उठा सकते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के काम होते हैं। NISM का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी एक कोर्स है, ठीक है। इससे वो XA करके, NISM XA और XB दो पार्ट में है। यहां से एक बार क्वेश्चन आता है एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय EPF इज स्कीम दैट इज यूज टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम टू एम्प्लॉय टू कवर ऑर्गेनाइजेशन। एवरी एम्प्लॉयर इज ऑब्लिगेट टू प्रोवाइड 12% ऑफ बेसिक सैलरी एज कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम। जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, दोनों 12-12% अपने बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इतना ही एम्प्लॉयज की सैलरी से भी कटता है और एम्प्लॉयर्स भी देता है। और ये पैसे कहाँ जमा होते हैं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स में, ठीक है, EPFO में, ठीक है। द फंड पे प्री डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि प्री डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे मिलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये आपको हायर रिटर्न देगा, ऐसा कुछ होता नहीं। द फंड इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बट एम्प्लॉय डू नॉट हैव एनी स्टेट से इन इन्वेस्टमेंट एंड असेट्स एलोकेशन। तो 12% होता है, और जो फंड इन्वेस्ट होता है वो डेप्ट में होता है और इक्विटी में होता है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है? इसमें एम्प्लॉय डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन किस में, डेप्ट में ज्यादा रखना है कि बॉन्ड्स में, ठीक है। दिस इज द गवर्नमेंट स्पॉन्सर NPS
Government sponsor retirement scheme. Subscriber contribute regularly to the scheme, and on maturity, the fund accumulated in the scheme can be used to buy annuity product. Subscriber will also have option to partially withdraw the fund at maturity. Corporate NPS can be offered by employee in addition to retirement benefit. NPS offer various choice of fund and beneficiaries. तो एनपीएस बहुत सारे फंड्स के ऑफर भी देते हैं और बेनिफिशरीज के भी। और कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम एम्प्लॉयर्स के द्वारा भी ऑफर की जाती है, ठीक है, जहां आप जॉब कर रहे हैं। और अपन इसमें पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं मैच्योरिटी में, ये भी याद रखिएगा एनपीएस में। फिर होता है फैमिली ऑफिस। फैमिली ऑफिस यानी जैसे पहले मुंशी वाले काम चलते थे, फिल्मों में आपने देखा होगा, मुंशी जी मालिक को फोन लगाते कि आपके बेटे को इतने पैसे की जरूरत है, दे दे कि ना दे, तो वो बोलते थे आप दे दीजिए। ऐसा कई तो पिक्चरों में आता है ना मुंशी जी वाले रोल। फैमिली ऑफिस रिफर टू ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल द वेल्थ ऑफ वेल्दी पीपल। वेल्थ ऑफ वेल्दी पीपल्स, फैमिलीज, उसको मैनेज करना। दे टिपिकली टेक केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, स्टेट रियल एस्टेट प्लानिंग एंड टैक्स प्लानिंग, ये सब वही देखते हैं। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ अदर एक्टिविटीज जैसे डे टू डे अकाउंटिंग ऑफ फैमिली इनकम, उसको भी अकाउंट करना, एक्सपेंस को देखना, और पेमेंट्स करना वेंडर्स को, हाउस होल्ड स्टाफ्स को। दे आर सिंगल फैमिली ऑफिस, दे आर मल्टी फैमिली ऑफिस। या तो सिंगल फैमिली ऑफिस होता है या तो मल्टी फैमिली ऑफिस होता है। मल्टी फैमिली ऑफिस यानी कि एक ऐसा ऑफिस जो आपके बहुत सारे कंपनी यानी कि बहुत सारे फैमिलीज के फिनेंस को मैनेज करते हैं। सिंगल ऑफिस यानी केवल एक कंपनीज को। अब होता है कॉर्पोरेट ट्रेजरीज। ये क्या होते हैं? कंपनी एंड अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास सरप्लस फंड होता है, ठीक है, जिसको वो आइडल रखे हुए हैं, उसमें क्या करते हैं? फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या मीट फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट द द फंड्स आर टेम्पोरली यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। बैंक में आइडल पड़ा है क्योंकि करंट अकाउंट है, उसमें तो कोई रिटर्न मिलना भी नहीं है। तो लार्ज कॉर्पोरेट हैव सेपरेट ट्रेजरी टीम दैट हैंडल सच इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। तो लार्ज कॉर्पोरेट होते हैं ना जो, उनकी एक सेपरेट टीम होती है ट्रेजरी की, जो ये जो सरप्लस फंड पड़ा रहता है ना, उसको उसको ये लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अदर बिजनेस सच एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पार्टनरशिप, दिस एक्टिविटी में बी हैंडल बाय रेगुलर फाइनेंस टीम, ठीक है। लार्ज कॉर्पोरेट में उनकी टीम होती है, लेकिन अदर्स बिजनेस में फिनेंस टीम मैनेज करती है। कॉर्पोरेट ट्रेजरी और अकाउंट ऑफ लार्जर साइज गेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। स्मॉलर बिजनेस मोस्टली पार्क देयर फंड इन, छोटे बिजनेस जो होते हैं वो अपने फंड को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेजरी ऑन अकाउंट ऑफ देयर लार्जर साइज गेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट मैनी डिफरेंट सिक्योरिटीज, बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है उसमें। रिटेल पार्टिसिपेट्स कौन होते हैं? हम जैसे लोग। रिटेल इन्वेस्टर इंक्लूड इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु बाय एंड सेल सिक्योरिटी फॉर देयर पर्सनल अकाउंट नॉट फॉर अनदर कंपनी। एचएनआई और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी इन मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया also granted general permission to NRIs, person of Indian origins and qualified foreign investor for undertaking direct investment in company under the automatic routes, ठीक है। ये रिटेल्स में आते हैं एनआरआईज, पीआईओस एंड क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। फिर होता है प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस फर्म्स। ये क्या होते हैं? कंपनी हायर करती है, अब समझिएगा, कोई भी कंपनी है ना, वो हायर करती है जब भी उनको कोई राइट यानी कि कोई भी वोटिंग राइट आता है। अब मैं बताता हूँ इसको, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। Proxy advisor advise investor in relation to exercise of their right in the company, including recommendation of public offer or voting recommendation on agenda basis. A investor may not be able to track stakeholder announcement of their investee company and analyze each of the proposal in depth. The service of proxy advisor add value of them. तो कंपनी क्या करती? प्रॉक्सी एडवाइजर्स को रखती है जो
नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वोटिंग प्रपोजल में या वोटिंग करने के बाद कंपनी को क्या इन्वेस्टर को क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वोट कैसे करना चाहिए, ठीक है, ये सब प्रॉक्सी एडवाइजर्स इन्वेस्टर को गाइडलाइन देते हैं। तो ये कंपनीज खुद रखती है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एडवाइस देने के लिए, या फिर नॉर्मल जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनके लिए। ठीक है, प्रॉक्सी एडवाइजर सर्विस फर्म समझ में आया क्या? ऐसे जहां पे कंपनीज को वोटिंग राइट्स देना है या कुछ ऐसा कुछ ऐड करना है कंपनी के लिए, पब्लिक ऑफर कुछ आया, वहां पे उनको डिटेल समझाना होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, या नॉर्मल इन्वेस्टर्स को, तो उनके लिए वो एडवाइजर्स रखते हैं। ओके।